हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो हम सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, या एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि हमें पता है फंडामेंटल राइट्स जो हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। कब? जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और नेशनल इमरजेंसी का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 में। ठीक है, और इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं? ग्राउंड्स होते हैं इसके वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है। और ये हम लोग करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, जब हम इमरजेंसी का टॉपिक करेंगे ना, तो अच्छे से डिटेल में वहाँ पे कर लेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 358 है ना, उसमें है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19। ठीक है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19, मतलब आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स हैं 6 टाइप की, उनको इंक्लूड करके ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे इसमें थोड़ा राहत दिया गया है और बोला गया है कि ये जो आर्टिकल 19 है ये तभी सस्पेंड होगा जब जो इमरजेंसी है वो या तो वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो। ठीक है, ये दो ग्राउंड्स पे अगर इमरजेंसी लगती है तब जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ठीक है, एक है फिर आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो जब इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन में होती है, इमरजेंसी के टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ठीक है, जो है जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, कि इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाने का जो राइट है उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि ये हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 32 में रिट इशू कराने का। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में होती है तो प्रेसिडेंट जो है ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी हम इसको अच्छे से करेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी या फिर अदर इमरजेंसीज का चैप्टर आगे करेंगे ना, तो इसको अच्छे से और डिटेल में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बिकॉज A tied the hand of the government to prevent corruption, gave rise to the litigation that made judiciary overburden, led to the severe conflict between judiciary and the parliament, increased public resentment। अब है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस टाइम जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था अंडर फंडामेंटल राइट।
ठीक है, कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 19 का 1 का एफ जो था एंड आर्टिकल 31, ठीक है, ये इसमें दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन फिर क्या हो रहा था कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी जो हमारी लैंड थी वो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास थी, और छोटे जो किसान थे उनके पास तो ज़मीन थी नहीं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लैंड को रिलेटेड इशू होने लगे, और बहुत सारे केस कोर्ट में पहुंचने लगे लैंड लिटिगेशन को लेकर, और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लिटिगेशन है इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कोई भी मतलब वेलफेयर का काम कोई हो नहीं पा रहा था, ठीक है। और इतना सारा लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड केसेस थे जुडिशरी में कि मतलब उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी टाइम जो है ना एक लैंड रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, और उस जिन्होंने बात की थी आगे चल के लैंड सीलिंग की, और वो लैंड सीलिंग के बाद फिर लैंड सीलिंग एक्ट भी आया है। तो लेकिन फिर उनके रिकमेंडेशन पे ही कि मतलब प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से हटाकर जो है पार्लियामेंट में उसको एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। तो ये कब हुआ था, जो हमारा आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे जो है राइट टू प्रॉपर्टी को ले जाया गया आर्टिकल 300A में, ठीक है, और पार्ट 12 में, ठीक है, और ये बन गया फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, और फिर ये इट्स नो मोर ए फंडामेंटल राइट। सो इसकी वजह से फिर जो लिटिगेशंस है वो कम हो गए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या था, इसका आंसर देख लेते हैं। लीगल राइट इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि टाइड द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट करप्शन, नहीं ऐसा नहीं था। गेव राइज टू लिटिगेशन दैट मेड द जुडिशरी ओवरबर्डन, दिस इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन जो है बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, और इजी था सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू कोर्ट मूव करने का राइट भी तो फंडामेंटल राइट है ना। तो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स थे वो फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है। लीड द सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, हाँ ये भी था कुछ हद तक, लेकिन जो लिटिगेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। और इंक्रीज्ड पब्लिक रिसेंटमेंट ये भी था ही, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट इसलिए बनाया गया था कि ताकि लिटिगेशंस जो हैं कोर्ट में कम हो जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये रिट का क्वेश्चन है। तो रिट का हम देख लेते हैं कि रिट ऑफ मंडमस, मैं जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, मंडमस की रिट जो है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को इशू की जाती है ताकि वो अपना काम जो है सही तरीके से करें। तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन, द प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्शन, डायरेक्शन टू द ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। तो मंडमस में यही है कि वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है तो वो अपना काम सही से करे, तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। रिट ऑफ इंजक्शन, इंजक्शन जो है उसको प्रोहिबिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को देता है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज़ ना करें, ठीक है, मतलब कोई भी अनलॉफुल काम करने से उसको रोकने के लिए दी जाती है। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्शन, फर्स्ट ही बता रहा है हमें प्रोहिबिशन की बात, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। रिट ऑफ सर्शरी, सर्शरी जो है वो भी जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को देता है
कि किसी भी केस से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड कि जो भी तुम या कोई किसी कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड कि वो जो है वो अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर रहा है और वो जो पर्टिकुलर केस है या पर्टिकुलर ऑर्डर है उसको हायर कोर्ट को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारा थर्ड बचा है ट्रायल ऑफ द राइट टू ए टाइटल ऑफ एन इलेक्टिव ऑफिस। नहीं, ये नहीं होगा। ट्रांसफरिंग ऑफ ए केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू ए हायर कोर्ट। ठीक है, टू द कोर्ट ऑफ हायर ज्यूरिसडिक्शन। तो यही इसका आंसर होगा सर्शरी का सी का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। और रिट ऑफ क्वो वारंटो है, तो इस रिट के द्वारा किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी भी पब्लिक ऑफिसर से, कि भाई आप जो ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो आप किस अथॉरिटी से कर रहे हैं, है ना। उसकी जो पब्लिक ऑफिस है उसकी जो होल्डिंग है उसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ट्रायल ऑफ द राइट टू ए टाइटल ऑफ और एन इलेक्टिव ऑफिस। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2143। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके अलावा एक और रिट बचती है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ, मतलब ये एक लैटिन वर्ड है, वैसे ये सारे लैटिन ही वर्ड हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और हैबियस कॉर्पस जो है कोर्ट किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू कर सकता है। ठीक है, किस लिए करता है कि डिटेंशन किसी की अगर किसी को डिटेन करके रखा है, ठीक है, तो उस डिटेंशन की लीगैलिटी को जानने के लिए। ठीक है, कि वो जो डिटेंशन है वो लीगल है कि नहीं, उसी को जानने के लिए जो है कोर्ट इशू कर सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 22 की बात हो रही है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टन प्रोविजन स्टेटेड देयरिन व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है कि मैक्सिमम पीरियड कितना बताया गया है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आर्टिकल 22 में क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 22 बात करता है 2 टाइप की जो डिटेंशन है उसकी। किसकी एक है प्यूनिटिव एंड दूसरी प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिश करने के लिए, ठीक है, तो कब तक, जब तक कि उसका ट्रायल और कन्विक्शन कोर्ट में नहीं हो जाता, मतलब कि एक क्राइम होने के बाद, ठीक है, आफ्टर क्राइम कह सकते हैं। और प्रिवेंटिव जो होती है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, बिफोर एनी क्राइम, मतलब क्राइम होने से रोकने के लिए पहले से ही अगर किसी को लगता है कि किसी पर्सन का जो है उसको कुछ क्रिमिनल या कुछ ऐसा है कि इसकी वजह से कुछ इशू हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को या कुछ और, तो उसको प्रिवेंशन के लिए उसको एक जगह डिटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है, ये आता है हमारा आर्टिकल 22 के 4 में, जिसमें बताता है कि मैक्सिमम टाइम जो है जो डिटेंशन है वो 3 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये एक एक्सेप्शन है राइट टू लिबर्टी को। ठीक है, राइट टू लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसमें ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से हमें इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और कौन से
फॉरेनर्स को स्पेसिफिकली, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि नोट पूछ रहा है, नोट टू द फॉरेनर लिविंग इन द इंडिया। तो ऐसे जो इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये आर्टिकल आप रट लेंगे क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, रट ही लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये तो आर्टिकल 14 होता है, ठीक है। और ये इसमें तो नहीं आ रहा है, मतलब यही है जो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल होता है, 19(1) का ए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये तो इंडियन और फॉरेनर दोनों को ही है, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 21। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, तो ये भी दोनों को लिए ही है, ठीक है। तो यही जो आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, फॉरेनर को नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता ही आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मतलब बहुत टाइम टू टाइम जिसमें चेंजेस किए गए हैं और उसका एम्बिट इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है मेनका गांधी केस, कब का, 1978 का। इसी केस के बाद जो है, जो एम्बिट है इसका, इंक्रीज्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। इसी केस के बाद जो है आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें आएगा। तो राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी, ऑब्वियसली ये तो है ही, ठीक है, क्योंकि डिग्निटी के साथ जीना ये आर्टिकल 21 में ही दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शंस एकदम करेक्ट है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिससे ये जो है ड्रॉ हुआ है। क्या है उस केस का नाम, वो है ओल्गा तेली केस, ठीक है। जिसके इसी केस के बाद जो है राइट टू लाइवलीहुड जो है इस आर्टिकल 21 का पार्ट बना था। तो ओलिगा तेलीज केस इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो 2 है वो भी सही है। फिर थर्ड है राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू रिसीव मिनिमम वेजेस। तो ये वाला जो है एक्सप्लिसिटली जो है आर्टिकल 21 में तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 23 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो उसमें मिनिमम वेजेस की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 21 के अंडर नहीं आएगा, थर्ड वाला, ठीक है। फिर राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days इन ए ईयर, ये जो है ये भी आर्टिकल 21 के एम्बिट में नहीं आता है। ये एक अलग से स्टैट्यूटरी राइट है, जो कि पहले था MG नरेगा, जो अलग से एक एक्ट है, और अब जो हो गया है BB जी राम जी
ठीक है, तो ये एक अलग ही स्टैट्यूट है जो कि आर्टिकल 21 में नहीं आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द text of the constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to freedom of speech and expression, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory, carry on any occupation, trade or business in India। तो हमें पता है आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, 6 टाइप की फ्रीडम्स जो है हमें दी गई हैं, लेकिन उन पे जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। ठीक है, तो जो है हमारा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है आर्टिकल 19(1) के ए में। ठीक है, और आर्टिकल जो 19(1) का 2 है उसमें बताया गया है कि 19(1) पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कौन कौन से ग्राउंड्स पे? तो उसमें एक है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या रिलेशन विद फॉरेनर कंट्रीज, ऐसे ये सब ग्राउंड्स हैं जो दिए गए हैं जिनके बेस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। तो सोवरेनिटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ये ग्राउंड है रिस्ट्रिक्शन लगाने का, ओनली एंड ओनली ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और बाकी के जो भी हैं इनका भी आर्टिकल जैसे 19(5), 19(6) में दिया गया है कि कौन जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो कौन से बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे लगेंगे, लेकिन उनमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, the principle of equal opportunity, the principle of group disadvantage, the principle of radical redistribution। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है, जैसे एक प्रॉपर फॉर्मल जो इक्वालिटी है, ठीक है, जो फॉर्मल इक्वालिटी मतलब प्रॉपर इक्वालिटी है वो लाना बहुत मुश्किल है। वो इस हमारी सोसाइटी इतनी अनइक्वल है कि वो इतना सफिशेंट नहीं है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जा सके। तो हमारा अफर्मेटिव एक्शन जो है इस प्रिंसिपल पे बेस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाँ ये हो सकता है क्योंकि जो हमारे जो हिस्टोरिकली या फिर स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, जैसे कि किस टाइप के डिसएडवांटेज है, जैसे कुछ पैट्रियार्किकल माइंडसेट की वजह से फीमेल्स को एडवांटेज नहीं मिलते हैं, या फिर मेल में जैसे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, जैसे SC STs हैं, और ये सब जो है ये हमारे अफर्मेटिव एक्शन के रूप में दिखते भी हैं। आर्टिकल 15(4) जो कि स्पेसिफिकली फ़ीमेल और अदर बैकवर्ड क्लासेस और SC ST की बात करता है। 15(4), 15(5) इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16(4) में। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो है इसी के बेस पे हमारा जो है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ बनती हैं इंडिया में। तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डिसएडवांटेज। तो ग्रुप डिसएडवांटेज ये है कि अब
ये भी सब्सटेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा डिसएडवांटेज है में है और कौन सा नहीं है, तो इसके बेस पे भी नहीं होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पे भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। रीज़न क्या है? द क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये सही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल जो सुपरमेसी है उसको मतलब इस्टेब्लिश करता है, और ना कि पार्लियामेंट्री जो सुपरमेसी है उसको। क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब पार्लियामेंट कोई या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास उसको रिव्यू करने का पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं आर्टिकल 332 और 226 के अंडर जो हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रीज़न भी इसका सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो फंडामेंटल पे राइट्स पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द टर्म डबल जेओपार्डी implied in the Article 20 of the Constitution of India, a person convicted by a court of law cannot be punished under departmental proceeding for the same for the same offense. Second, punished departmentally cannot be prosecuted in the court of law for the same offense, shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once, and D, cannot be subjected to proceeding in the civil courts for disobedience of an injunction along with the criminal proceeding। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि डबल जियोपार्डी का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है उसको ही कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं हो सकती है। किस लिए? फॉर सेम क्राइम, एक ही क्राइम के लिए। ठीक है, कि सेम क्राइम के लिए उसको 2 बार सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ ठीक बैठ रहा है कि शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। इसका है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाली इम्यूनिटी है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए ही है। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई अथॉरिटीज़ हैं उनका जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। कैसे एग्जांपल बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला है और वो करप्शन के लिए पकड़ा गया है। ठीक है, अब तो करप्शन के लिए उसको जेल तो होगी ही होगी। ठीक है, उसने क्राइम किया है उसके लिए उसको जेल होगी, लेकिन डिपार्टमेंट भी उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये डबल पनिशमेंट नहीं होगा, ये डबल जेओपार्डी नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये बात कर रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की कि इनके एजुकेशन
इंस्टीट्यूशन में इनकी रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में ही की गई है, जो बात करता है आर्टिकल 15(4), जो बात करता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, SCs STs, ये सब के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल जो 15(5) है, ये बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेट। ठीक है, तो यही दोनों आर्टिकल 15 के ही पार्ट हैं ये दोनों, और आर्टिकल 15 ही बात करता है रिजर्वेशन जो SC ST को मिलना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है ये आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर A। अब हमें पता ही है आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 29 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, मेनली माइनॉरिटीज़ के लिए के राइट की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर है ऑप्शन A। ये जो भी आर्टिकल हम कर रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में सीधे सीधे ही आ जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा या एक्ट या फिर ये जो ऑर्डर है ये कब आया है, तभी हम इसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर। तो शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर जो है आया था हमारा 1950 में, ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया है 1955 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया है 1976 में, ठीक है। एक्चुअली जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है इसी का रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट किया गया था, ठीक है। तो ये रीनेम ही हुआ है। फिर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, तो ये आया हमारा 1989 में, ठीक है। तो इसे अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं तो यही हो जाएगा 1 2 3 4, और इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, 1 2 3 एंड 4 ही द करेक्ट आंसर। तो ये ईयर जो है ना ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन BPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमें बताना है नोट मतलब कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो है आर्टिकल 14, और ये तो हमें पता ही है। इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसका पार्ट है ही, रूल ऑफ लॉ का पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये तो सही मैच है, ठीक है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड, ये भी सही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ओल्गा तेली केस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी हमें पता है आर्टिकल 21 है, ठीक है। प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू एन अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इन सिविल मैटर।
तो इसमें क्या है, जैसे कि आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन कौन से मैटर में, सिविल मैटर में नहीं करवाई गई है, क्रिमिनल मैटर में करवाई गई है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्राइम अगर वो सपोज आज से 1 साल या 2 साल पहले किया गया है, तो जो उसकी पनिशमेंट होगी तो उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी, ना कि अगर आज के टाइम में उस लॉ में कुछ चेंज हो जाता है तो उसके बेस पे। तो इसलिए रिट्रोस्पेक्टिवली जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन सिविल मैटर्स में नहीं प्रोवाइड कराई गई है, सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में करवाई गई है। तो ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला भी देख देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये है हमारा आर्टिकल 22 एंड इंक्लूड राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वंस चॉइस। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा जो है प्रोवाइड करवाया गया है आर्टिकल 22 में। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो कौन सा जो है राइट जो है इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है, तो वो है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये मैंने आपको बताया ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 एंड 226 ये जो हम ये भी मैंने आपको बताया आर्टिकल 359 से सस्पेंड कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, और राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 22, तो 21 तो सस्पेंड नहीं होगा लेकिन 22 होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड द आर्टिकल एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रीज़न इसका क्या है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आर्टिकल 32 के बारे में, कि आर्टिकल 32 जो है अगर किसी के जो है फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करके जो है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट को मतलब खाली एक डिक्लेरेशन नहीं बताता है, बट कि ये बताता है कि फंडामेंटल राइट जो है कितने मीनिंगफुल और कितने इम्पॉर्टेंट हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि अम्बेडकर जी ने बिल्कुल सही इसको कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनका कहना था कि विदाउट फंडामेंटल राइट्स विदाउट आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स वुड बी ए डेड लेटर। ठीक है, तो एक तो ये लाइन आप याद रखेंगे किसने बोली है, क्योंकि इस टाइप की लाइनें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये बोली है किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है ये भी पूछा जाता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में है कि अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, क्योंकि ये जो है प्रोवाइड कराता है इफेक्टिव रेमेडी फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कि किसी को भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे डायरेक्टली कोर्ट मूव करने का राइट प्रोवाइड कराता है। तो एकदम सही रीज़न है इस असर्शन का। तो इस हिसाब से हमारा असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन का सीरीज़ का ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आप कुछ लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो ही गया है, 26 जुलाई को BPSC 72 BPSC का एग्ज़ाम है। तो पॉलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको इग्नोर नहीं करिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि जिसमें से पक्का 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहते ही हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा और क्वेश्चंस जो है सोल्व करने का, ना कि सोल्व ही नहीं करने का, मतलब करेक्टली सोल्व करने का एक सोल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए श्योर सक्सेस वाला के साथ। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।